आज जिस स्कैम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरा स्कैम सिर्फ एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। अगर सपोज एक वेजिटेबल मार्केट में कोई बहुत बड़ा खरीदार आ जाए और वो मार्केट से सारे टमाटर उठा ले और उसे धीरे धीरे अपनी शॉप से मार्केट में बेचे, तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली टमाटर की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। इसकी वजह से उसके प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर इसी चीज़ को हम स्टॉक मार्केट से रिलेट करें तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि किसी स्टॉक की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आने का प्राइमरी फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। सो इन द सेम वे किसी शेयर की डिमांड कम है तो उनके प्राइसेस भी काफ़ी कम होते हैं, और वैसे ही अगर किसी शेयर की डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइसेस फिर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग जनरली इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अगर किसी शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो कंपनी अच्छी होगी। बट अगर यही डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट की जाए तो यानी कि अगर मैं और मेरे कुछ लोग मिलकर बहुत हाई वॉल्यूम में किसी शेयर में ट्रेड करने लग जाएं तो उससे किसी भी शेयर के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट आएगा। तो आज हम ऐसे ही दो स्कीम्स की बात करते हैं जिसकी वजह से हुआ था वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट फ्रॉड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनोलॉजी टिकर। दिस इज कीर्ति एंड आज हम डिस्कस करेंगे पंप एंड डंप स्कीम एंड सर्कुलर ट्रेडिंग की, एंड कैसे केतन पारेख ने इन स्कीम्स को यूज़ करके किया था करोड़ों का फ्रॉड। बेसिकली अगर कुछ लोग मिलके एक पर्टिकुलर कंपनी में 20 to 30% इन्वेस्ट करके उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज यानी कि पंप कर देते हैं, और इस शेयर को देख के बाकी के इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, और जब एक बार प्राइसेस अपने हाई लेवल पे हो तो वो 20 to 30% स्टेक होल्ड करने वाले लोग अपने प्रॉफिट को बुक करके उस शेयर को डंप यानी कि एग्जिट कर देते हैं। तो इसे कहा जाता है पंप एंड डंप स्कीम। अगर इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए अगर बहुत सारे स्मॉल ट्रेडर्स या ब्रोकर्स मिलके फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग करें ताकि उस स्टॉक की ट्रेडेड वैल्यू बढ़ जाए, लोग ये देखकर उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर ले और फिर ये स्मॉल ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएं, तो इसे हम सर्कुलर ट्रेडिंग कहेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि केतन पारेख आखिर थे कौन और कैसे उन्होंने ये स्कैम को अंजाम दिया। केतन पारेख बाय प्रोफेशन एक सीए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हर्षद मेहता की कंपनी में काम करने के साथ स्टार्ट किया था। हर्षद मेहता भी देखा जाए तो अपने एक बहुत बड़े स्कैम के लिए जाने जाते हैं। अब जैसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बुरी संगत का असर तो हमेशा बुरा ही होता है। एनीवे, अगर आपको हर्षद मेहता स्कैम के बारे में जानना हो तो ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। केतन पारेख का स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस था, जिसकी वजह से वो शेयर मार्केट को काफ़ी इन एंड आउट जान चुके थे और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी ले चुके थे। अराउंड 1997 और 98 के वक्त में .com यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बूम चल रहा था, और केतन पारेख भी जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंगली इन्वेस्ट करते थे वो थे आईसीई सेक्टर के स्टॉक्स, यानी कि ये स्टॉक्स आईटी, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करते थे। तो ये देख के लोगों को ये लगने लगा कि केतन पारेख की हर प्रेडिक्शन ट्रू हो रही है, क्योंकि वो जिस भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती थी। जैसे कि HFCL कंपनी के शेयर्स बढ़ गए थे फ्रॉम 42 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ तक, एंड ग्लोबल टेलीसिस्टम भी 73 रुपीज़ से 3000 प्लस तक जा चुका था, एंड जी की प्राइसेस भी 30 रुपीज़ से 700 तक पहुंच चुकी थी। एंड ऐसे कई स्टॉक्स थे जिसको वो K10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कहते थे, और ऐसा कर करके उन्होंने कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन कर लिया था। प्लस उन्होंने अपनी फर्म भी स्टार्ट कर दी थी, एंड बहुत से कंपनीज के प्रमोटर्स अपने शेयर्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए केतन को फंड्स दिया करते थे, सो दैट जब वो अपने शेयर्स को प्लेज करे या सेल करे तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो जाए। तो अब ये आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाया कैसे जाता था? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था पंप एंड डंप स्कीम एंड सर्कुलर ट्रेडिंग के बारे में, तो चलिए जानते हैं कि केतन पारेख ने इसका यूज़ कैसे किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केतन पारेख ने ट्रेड करने के लिए कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज को चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे एंड ईजीली ये स्कीम को एग्जीक्यूट किया जा सकता था। केतन पारेख का मोटिव रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने का नहीं था, इनफैक्ट ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए था, जैसे कि कॉरपोरेट्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, पेंशन स्कीम्स एक्सेट्रा, क्योंकि वो जानते थे कि स्टॉक प्राइसेस पे अफेक्ट तभी आता है जब हाई वॉल्यूम पे ट्रेड किया जाता है। तो वो खुद पहले हाई अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते थे किसी भी स्टॉक में, जिससे कि उसकी प्राइस इंक्रीज होने लगती थी, एंड मार्केट में ऐसी न्यूज़ के कारण बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते थे एंड वो भी कन्विंस हो जाते थे इन्वेस्ट करने के लिए। एंड देन जैसे ही स्टॉक्स प्राइसेस एकदम हाई हो जाते थे तो केतन पारेख अपना स्टेक सेल आउट कर देते थे। तो ऐसा करके उन्होंने पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी का यूज़ किया।
बट यहाँ सिर्फ प्राइस ही एक सोल रीज़न नहीं था इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट कराने के लिए। इनफैक्ट प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए केतन ने हाई ट्रेडेड वॉल्यूम का इस्तेमाल किया थ्रू सर्कुलर ट्रेडिंग। मतलब वो अपने कुछ ऑपरेटर्स को मैचिंग ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहता था, यानी कि स्टॉक्स की सेम क्वांटिटी एंड सेम प्राइस पे बाइंग एंड सेलिंग कराना, जिसके कारण स्टॉक्स की वॉल्यूम बढ़ने लगी एंड इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा कि स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ने का रीज़न एक्चुअल में मार्केट की डिमांड है। अब सोचने की बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास तो चलिए अमाउंट रहता था, बट केतन पारेख के पास इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आ रहा था जिसके थ्रू वो हैवीली इन्वेस्ट कर पा रहा था। तो केतन ने स्टॉक मार्केट को ही नहीं बट बैंक्स के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मैनिपुलेट किया था। सबसे पहले तो उन्होंने माधवपुरा मर्केंटाइल कमर्शियल बैंक एमएमसीबी के काफ़ी सारे शेयर्स लेके बैंक पे स्टेक ले लिया, जिससे कि वो बैंक का कॉन्फिडेंस गेन कर सके और उनसे लोन ले सके इन द फॉर्म ऑफ पे ऑर्डर्स। पे ऑर्डर एक डिमांड ड्राफ्ट जैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे कोई भी बैंक एक किसी कस्टमर के बिहाफ में ड्रॉ करती है। ये पे ऑर्डर इंस्ट्रक्ट करती है थर्ड पार्टी को एक सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए, एंड इसके बदले में जो बैंक ने ये पे ऑर्डर को इशू किया था वो गारंटी प्रोवाइड करती है कि आपको ये अमाउंट मिल ही जाएगा। तो अगर हम इसे केतन पारेख के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो केतन पारेख एमएमसीबी को बहुत ही कम अमाउंट रखवा के ये पे ऑर्डर्स इशू करवाता था, जो कि वो किसी भी बैंक से डिस्काउंट करवा सकता था। बट उसने बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच चूज़ किया क्योंकि वहाँ बहुत हैवी ट्रांजैक्शंस होते थे एंड ईजीली अमाउंट बैंक में क्रेडिट हो जाता था। तो एमएमसीबी ने केतन पारेख के लिए कई सारे पे ऑर्डर्स इशू किए थे, दैट टू विदाउट एनी सफिशिएंट सिक्योरिटीज टू कवर दीज लोन्स। एंड ऑल्सो एमएमसीबी ने प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से कहीं ज़्यादा पे ऑर्डर्स इशू किया था, जो कि आरबीआई के रूल्स के एकदम अगेंस्ट था। अब जैसा कि ये पे ऑर्डर्स डिस्काउंट होने थे बैंक ऑफ इंडिया पे यानी बीओआई पे, तो बीओआई ने उन पे ऑर्डर्स के अगेंस्ट में केतन पारेख को 137 करोड़ रुपीस दे दिए थे। एंड जब वो पे ऑर्डर्स क्लियर होने के लिए भेजा गया तो पता चला कि ये सारे पे ऑर्डर्स तो बाउंस हो चुके हैं। इसके अलावा केतन पारेख ने अपनी दूसरी कंपनीज एंड एसोसिएट्स के थ्रू बहुत सारे बैंकों से लोन लेवाया था एंड इवन अदर मल्टीपल बैंक ने भी केतन पारेख के नाम पे ऑर्डर्स इशू किए थे। जब ये एमएमसीबी से पे ऑर्डर इशू हुआ था तो उससे काफ़ी बड़े बैंक्स को भी बहुत अफेक्ट आया था, जैसे कि एसबीआई, बीओआई, पीएनबी एंड इवन ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को भी, क्योंकि उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से कहीं ज़्यादा लोन इशू किया था। इन द सेम वे जब 2001 में यूएस में .com बबल बर्स्ट हुआ एंड वहाँ का टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक क्रैश हुआ, उसका अफेक्ट केतन स्टॉक्स पे भी आया एंड वो भी डिक्लाइन होने लगा, जिसकी वजह से बैंक्स केतन को और शेयर्स एज अ कोलेटरल रखने को कहने लगी या फिर बोरोड अमाउंट को रिटर्न करने को कहा गया, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे जैसे कि यूटीआई म्यूचुअल फंड हाउसेस को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ क्योंकि उन्होंने केतन स्टॉक्स में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा था। इस क्रैश के कारण सारे इन्वेस्टर्स केतन स्टॉक्स को सेल करने लगे थे, जिसके कारण केतन को लिक्विडिटी क्राइसिस फेस करनी पड़ी एंड जो ब्रोकर्स कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पे केतन के बिहाफ पे स्टॉक्स को होल्ड करके रखे थे उन्होंने भी सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मार्केट क्रैश हुआ एंड काफ़ी लिक्विडिटी भी आ गई एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को अराउंड 2000 करोड़ का लॉस हुआ। इसे देखते हुए जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि वो पे ऑर्डर्स विदाउट सफिशिएंट कोलेटरल के थ्रू इशू किया गया था एंड जो भी थोड़े बहुत शेयर्स एमएमसीबी के पास प्लेज थे उनकी वैल्यू ऑलरेडी डिक्रीज हो चुकी थी, जिसके कारण एमएमसीबी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई एंड आरबीआई ने उसे डिफॉल्टर अनाउंस कर दिया। साथ ही केतन को भी गलत तरीकों से ट्रेडिंग करने की वजह से एंड बैंकिंग सिस्टम को वायलेट करने के लिए अरेस्ट किया गया एंड उसे 15 साल के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से बैन कर दिया गया। बट ऐसे कुछ रूमर्स है कि केतन के कुछ ब्रोकर्स आज भी उसके बिहाफ में इन्वेस्ट करते हैं। ये सारे स्कैम्स बैक टू बैक होने के कारण इंडिया की बैंकिंग सिस्टम एंड स्टॉक एक्सचेंज पे काफ़ी सवाल उठाए गए। मार्केट ने सेबी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि एज अ मार्केट वॉचर उन्होंने इन प्राइस मूवमेंट को इतना ध्यान नहीं दिया, ये कह के कि ये नॉर्मल मार्केट मूवमेंट्स है। ऑल्दो इन स्कैम्स के बाद आरबीआई एंड सेबी ने काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया, बट आज भी इंडियन सिस्टम में काफ़ी कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से फ्रॉड्स एंड स्कैम्स होते रहते हैं। आई होप आपको केतन पारेख स्कैम की ये केस स्टडी पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी कई सारे स्कैम्स को आगे आने वाली वीडियोस में कवर करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड एज़ यूजुअल इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।